यस हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट लॉ और सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के पेपर को किस तरह से लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन सभी के रिलेटेड टिप्स के बारे में आज हम करने वाले हैं चर्चा। तो यारो फटाफट इस सेशन में जुड़ जाएंगे और अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक्स आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी स्क्रीन पर, यहाँ पर दिख रही होगी, नहीं सॉरी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ठीक है, तो ज्वाइन कर जाइएगा, है ना। और एक खास बात, आज की जो टिप्स है ना मैं आपको लिखवा करके प्रैक्टिस करने वाला हूँ। पीछे आप देखिए ब्लैंक नोटबुक खुली हुई है, तो लिखवा करके आज मैं इन टिप्स को प्रैक्टिस करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके आसपास कोई नोटबुक है या किसी भी तरीके का कोई टैब है या कुछ भी है, आप प्लीज ये टिप्स उन्हें वहां पे नोट डाउन करते जाइएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के। क्विकली हेडिंग दे देता हूं मैं। वी आर आज हम क्या करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैं लिख दूं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर लॉ एंड ऑडिट। आई होप राइटिंग समझ में आ रही है। चलो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मस्त पैकी अंडरलाइन। चलो ठीक है। अब हम लोग जो है ना, मैं जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव की टिप्स लिखवाऊंगा या एमसीक्यू की टिप्स लिखवाऊंगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस टिप्स ऑन बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे टैकल आउट करना है उसकी टिप्स बताऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस की तो टिप्स आपको मिलेगी ही, प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना, जिसमें आपको लिख लिख के आंसर जो है अपना प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके बारे में भी बात होगी। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी, इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे भी होगी चर्चा। ठीक है बॉस, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले क्या ख्याल है, एमसीक्यू क्वेश्चन से शुरू किया जाए। चलो तो सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू की टिप्स दे देता हूं। लिखेंगे एमसीक्यू टिप्स या एमसीक्यू क्वेश्चन टिप्स। आओ, अब सबसे पहली टिप जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है। सबसे पहली टिप जो मुझे आपको बतानी है वो पता है क्या है। लिखेंगे रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप लिखिए सिर्फ रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। फर्स्ट की स्पेलिंग यस, पहले क्वेश्चंस पढ़िए, देन रीड केस स्टडी। यस, पहले क्वेश्चंस पढ़िए उसके बाद केस स्टडी पढ़िए। अरे भैया ये तो उल्टा हो गया ना, पहले हमको केस स्टडी पढ़ना चाहिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आप बोल रहे हो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस स्टडी पढ़ो। हाँ, पता है क्यों यार, देखो केस स्टडी में ना बहुत सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी इंस्टीट्यूट देता है और बहुत सारी ज्ञान की बातें भी इंस्टीट्यूट करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेलिवेंट बातें हैं कौन सी रेलिवेंट बात नहीं है, वो तो आप एमसीक्यू पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा ना कि हाँ इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर केस के पोर्शन से सवाल पूछा हुआ है। जैसे केस स्टडी में समझो 10 लाइन है और इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू पूछता है उसका आंसर थर्ड और फोर्थ लाइन में,
तो आप पहले से ही अगर एमसीक्यू पढ़ोगे तो आप कॉशियस रहोगे, आप अटेंटिव रहोगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछा है, तो जब मैं केस स्टडी पढ़ूंगा मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरलाइन कर लूंगा, तो क्या मेरे लिए रेलिवेंट डेटा निकालना आसान हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ के ये देख लो कि इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली उस केस में से पूछा क्या है, देन यू गो टू द केस स्टडी। एंड दूसरी चीज क्या है, फिर रेलिवेंट पोर्शन जो है उसको आपको अंडरलाइन भी तो करना पड़ेगा। तो सेकेंड, अंडरलाइन रेलिवेंट पोर्शन ऑफ केस स्टडी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ने का, फिर केस स्टडी पढ़ने का, और केस स्टडी पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करने का। इसी के अलावा एक और चीज मुझे आपको बतानी है, काफी बार पता है इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, पिक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, है ना। लॉ और ऑडिट में इंस्टीट्यूट बहुत बार बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन द गिवन केस, ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ये। तो इसका लिंकेज आपके कंसेप्ट के साथ होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर, ऐसे लिखो, मोस्ट सुटेबल आंसर एमसीक्यूज। लिंक विथ कॉन्सेप्ट स्टडी। ठीक है, तो ये हो गए आपके एमसीक्यू टिप्स। 3 सिंपल टिप्स है, फॉलो कर लोगे मेरे भाई, आपके आधे से ज्यादा काम आंसर हो जाएगा, आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा, आंसर बोल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन से रेलिवेंट जो भी पार्ट है केस स्टडी में हाईलाइट करने का, और अगर मोस्ट सुटेबल वाला एमसीक्यू आ गया तो उसमें पहले कंसेप्ट को याद करने का, उसके बाद केस को पढ़ के देखो क्या चीज है, कैसे बैठ रहा है, एंड देन पिक द मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है, तो ये तो मेरा एमसीक्यू का हो गया। बट क्या वीडियो इतनी जल्दी खत्म हो गई? अरे नहीं, डिस्क्रिप्टिव बाकी है ना। अब मेन मजा ना इसी में, मेन जो टिप्स आ रही है वो इसी में आ रही है। आओ, तो अब मैं करवा रहा हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके पास भैया क्या टिप्स है, बता दो फटाफट। ठीक है, आ जाओ बॉस, बता दूंगा। पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट टिप फॉर योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस शुड बी व्हाट। ये वाली जो टिप है ना, ये स्पेसिफिकली लॉ वाले सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, यूज, पता है क्या, एफ डी आर एल चेकलिस्ट। ये क्या है बताता हूं, पहले लिख लो, प्रॉपर नहीं आया। यूज एफ डी आर एल चेकलिस्ट। अब ये एफ डी आर एल चेकलिस्ट क्या है, जब भी आप लॉ का कोई आंसर लिखोगे ना बॉस, आपको ये 4 चीजें तो जाननी ही है, आपके आंसर में आनी ही चाहिए। एफ पता है क्या है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्म नंबर। कहा, जैसे एग्जांपल में लिखूं PAS3, ये प्रोस्पेक्टस वाला फॉर्म है। MGT7, कौन सा फॉर्म नंबर कहां पे आएगा ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डी। डी पता है, डी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेज। इसको ना ऐसे लिख दो भाई, कहां पर 30 डेज है, कहां पर 60 डेज है, कहां पर 90 डेज है, वगैरह वगैरह, ETC।
कहाँ पर 30 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज है, 120 डेज है, ये तुम्हें उस वक्त रिकॉल होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चीज आती है आर। अच्छा, आर से एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रेजोल्यूशन टाइम। नाउ व्हाट इज दिस रेजोल्यूशन टाइप? भाई कहाँ पे बी आर लगता है, कहाँ पर ओ आर लगता है, कहाँ पर एस आर लगता है, आप लोगों को ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए। लेकिन भैया हमें यही चीजें तो नहीं समझ में आती है। फिर वही गेम है ना यार, वही गेम है। आप लोगों को लगता है कि अगर हमने सेक्शन नंबर लिख दिया तो हमारा सारा काम हो गया, लेकिन नहीं मेरे भाई, लॉ में ना इन सब चीजों के मार्क्स मिलते हैं। कहाँ पर कौन सा फॉर्म है, कहाँ पर कितने डेज है, कहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन है। एल, एल से क्या है, एक और चीज है यहाँ पे लिख देता हूँ, एल स्टैंड्स फॉर लिमिट्स एंड रेट्स। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कहाँ पर 50 करोड़ और मोर है, एग्जाम्पल है सिर्फ, और कहाँ पर मोर देन 50 करोड़ है। इन ये वर्डिंग्स पे ना मार्क्स इंस्टीट्यूट देती है, ये वर्डिंग्स पे इंस्टीट्यूट मार्क्स देती है। तो एफ डी आर एल ये हर आंसर में चेक करने का, जहां जहां पर भी इनमें से जो जो भी एलिमेंट्स है आपके आंसर में होने चाहिए। अगर आपके लॉ के आंसर में ये एफ डी आर एल चेकलिस्ट है और आपने एफ डी आपका आंसर एफ डी आर एल चेकलिस्ट को फुलफिल करता है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट बढ़ाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। बट ये एफ डी आर एल चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, इसको नजरअंदाज मत करना। ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब टिप नंबर 2 लिखेंगे। अरे, टिप नंबर 2 लिखेंगे, यूज करेक्ट वोकैबुलरी। सही वोकैबुलरी को यूज करो यार। काफी बार पता है क्या होता है, बच्चा लिखता है, मतलब एस्पिरेंट लिखता है सिर्फ डेज, जबकि प्रोविजन में लिखा होता है क्लियर डेज। जबकि प्रोविजन में क्या लिखा होता है बॉस, क्लियर डेज। हाँ, प्रोविजन में लिखा है क्लियर डेज, तुम बोलते हो सिर्फ डेज। इधर ना तुम गलत हो जाओगे, बिकॉज जहां पर बोला है कि सेक्शन 101 में नोटिस 21 क्लियर डेज के पहले आनी चाहिए, वहां पे क्लियर डेज वर्ड ही लिखना, वहां पर गलती से भी डेज वर्ड मत लिख कर आना। अच्छा, ऑडिट, इसका ऑडिट में भी एक एग्जांपल है। जैसे कि अगर समझो वर्ड लिखा है क्वालिफाइड ओपिनियन, और एस्पिरेंट ने पेपर में पता है क्या लिखा है, मॉडिफाइड ओपिनियन, इधर भी तुम गलत हो जाओगे। क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्वालिफाइड हो गया, एडवर्स हो गया, डिस्क्लेमर हो गया। तो अगर तुम जहां पर इंस्टीट्यूट बोलेगा कि ओपिनियन क्वालिफाई करना है, तुम लिख कर आओगे मॉडिफाइड, तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर तो इस चीज का मार्क्स काटेगा ही ना। क्योंकि उसको उसको तुम क्योंकि उसको तुमसे एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है। तुम अगर क्वालिफाइड की जगह पे मॉडिफाइड लिख कर आओगे, मॉडिफाइड की जगह पे क्वालिफाइड लिख कर आओगे, तो भाई वो अक्षय कुमार का मीम पता है, ऐसा हो जाएगा। तो फिर तुम्हारे मार्क्स भी ऐसे हो जाएंगे। तो मेरे भाई, ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज वोकैबुलरियल थिंग्स, ठीक है। चलो यार, पीछे वॉइस को इग्नोर करना, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग। अच्छा, तीसरी चीज, तीसरी टिप। अब ये तीसरी टिप पता है क्या है, ऑडिट में बच्चे एक और गलती करते हैं, वो फुल ऐसे टाइटल को सही से नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, ऐसे ऐसे नंबर 315 लेते हैं, चलो। बच्चा ऐसे लिखता है, एज पर ऐसे 315
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। जबकि पता है प्रोविजन क्या बोलता है, एज पर एस ए 315, एस ए 315 का प्रॉपर टाइटल पता है क्या है? एस ए 315 का जो तुम्हारा प्रॉपर टाइटल है ना, वो है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स by obtaining an understanding of the entity and its environment. And its environment. फर्क समझ में आया तुमको? तुमने इतनी बड़ी सी चीज को, ऐसे के टाइटल को रिस्पेक्ट दो। जब तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर लिखते हो तो तुम कैसे बराबर मेंशन करते हो, एज पर AS16 बोरोइंग कॉस्ट, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऐसे बराबर करते हो ना, तो तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले आंसर्स में इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है। लेकिन तुम ऑडिट में इस तरीके से झोल झपाटा करोगे तो इंस्टीट्यूट थोड़ी मार्क्स देगा। तो याद रखना, ऐसे शॉर्ट हैंड टाइटल्स मत लिखना, प्रॉपर एंड कंप्लीट टाइटल्स लिख कर आना। अगर टाइटल्स याद ना हो तो सिर्फ ऐसे नंबर लिख कर आ जाना, बट प्लीज टाइटल गलत मत लिखना भाई, टाइटल गलत मत लिखना, ठीक है? तो ये एक और चीज थी। अब एक फोर्थ टिप नंबर 4 मुझे आपको समझानी है। कितना टाइम बचा है? ओके, बस एक 5-1 मिनट है, देन विल वाइंड अप, ठीक है? एक चौथी टिप मुझे आपको समझानी है भाई। तुम्हारे आंसर में ना एक लिंकेज पैराग्राफ प्लस एक कंक्लूजन लाइन होना चाहिए। कंक्लूजन लाइन होना चाहिए भाई। ये जो लिंकेज पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। सर भैया अब ये लिंकेज पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पैराग्राफ जो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो, और जो केस पूछा है वो दोनों चीजों को लिंक करे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ले लो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही अभी क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, चलो लॉ का ही ले लेते हैं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने, मैं बोलता हूँ 7 क्लियर डेज पहले नोटिस भेजा, और क्वेश्चन पूछा है क्या मीटिंग वैलिड है क्या नहीं, ऐसा। तो तुम तो क्लियरली बोलोगे कि भाई 21 क्लियर डेज पहले नोटिस आनी चाहिए, मीटिंग तो इनवैलिड है। बट तुम क्या करोगे, तुम लॉ लिखोगे कि भाई द नोटिस शुड बी सेंट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग, और तुम एक लाइन में कंक्लूजन लिख के आओगे। गलत। एक लिंकेज पैराग्राफ होना जरूरी है, स्पेशली अगर वो आंसर तुम्हें 5-6 मार्क का पूछा हो ना, तो काफी बार तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यार इतने छोटे से कंसेप्ट पे इंस्टीट्यूट ने इतना ज्यादा वेटेज क्यों दे दिया है? वो इंस्टीट्यूट इसलिए वेटेज दे रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द लॉ पार्ट एंड द कंक्लूजन पार्ट, तुम एक लिंकेज पैराग्राफ भी बीच में घुसाओ। तो तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए कि इन द गिवन केस, ऐसा, इन द गिवन केस XYZ Limited has sent a notice before 7 clear days, which is not within the limit of 21 days। समझा? इस तरह से एक छोटा सा तुम्हें ना लिंकेज वाला पैराग्राफ भी डालना चाहिए। तो मैंने बहुत शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, बट जैसे जैसा केस वैसा वैसा। तो ऐसे केस में इस तरीके का तुम्हारा एक लिंकेज पैराग्राफ आना चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर तुम इस तरह से लॉ लिखोगे जो भी है, फिर ये लिंकेज पैराग्राफ, और फिर तुम्हारा कंक्लूजन।
ठीक है, बट ये बीच में डालना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब क्वेश्चन का वेटेज, डिस्क्रिप्टिव सवाल का वेटेज ज्यादा है। डू द सेम थिंग इन ऑडिट ऑल्सो। तुमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बाद वो कंसेप्ट वो केस में कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे लिंक्ड है, उस कंसेप्ट के बारे में वो केस के साथ लिंक करना मत भूलना। ठीक है, एंड द वेरी लास्ट टिप फॉर द डे, द वेरी लास्ट टिप फॉर द डे जो मैं हर बार बोलता हूँ, बिलीव दैट इट इज इजी एंड इट विल डेफिनेटली बी। ठीक है, कभी भी ये मत सोच रहा कि लॉ और ऑडिट बाकी लोगों के लिए बहुत टफ जा रहा है तो मेरे से कैसे होगा। भाई सब हो जाता है ना। बाकी लोगों के लिए टफ क्यों जा रहा है, शायद उन्होंने प्रिपरेशन के वक्त कुछ गलतियां की होगी, है ना। बाकी लोगों के लिए टफ क्यों जा रहा है, शायद वो उतने इफेक्टिव तरीके से फर्स्ट टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे, इसलिए पेपर्स टफ गए होंगे। बट जरूरी थोड़ी ना है कि सेम चीज तुम्हारे साथ ही हो, है ना। एंड डेफिनेटली ये जो मैंने टिप्स दिए है ना, 100, मैं भी जानता हूँ यार कि इन टिप्स को ना ऐसे 100% फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हर एक टाइप का रेजोल्यूशन याद रखना, हाँ, आई ऑल्सो नो पॉसिबल नहीं है। जैसे हर एक वर्ड टू वर्ड याद रखना पॉसिबल नहीं है, आई नो। बट इसी चीज के मार्क्स है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो तुम इन टिप्स को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 100% सर्टेनिटी से ही फॉलो करो, बट अगर तुम एक रीजनेबल सर्टेनिटी से भी इन टिप्स को फॉलो करते हो ना तो तुम्हारे मार्क्स काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे तुम्हें फोकस करना है। मैंने बेसिकली ये बताया कि तुम्हें फोकस कहाँ पे करना है। एंड दिस आई डिड नॉट ओनली कवर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, आई इन शॉर्ट कवर द एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो। तो हमने एमसीक्यू के टिप्स आज डिस्कस किए, डिस्क्रिप्टिव के टिप्स आज डिस्कस किए। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो मेरे भाई तो प्लीज लीव अ सब्सक्राइब यार, एक सब्सक्राइब जरूर छोड़ देना। और भाई शेयर जरूर करना अपने सी एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी इंटर के लेवल पे है, उन्हें बहुत मदद मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।